देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात में भयानक अंधेरे से घिरी नेशनल हाईवे की वो जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब तक मैं बस स्टैंड पर पहुंच गया था। मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि इस जगह पर एक्सीडेंट होना एक आम बात है। थोड़े दिन पहले यहाँ पर लगभग 16 लोगों की मौत हो गई थी और ये सुनकर ये आदमी के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। लोगों का तो यहाँ तक मानना था कि हर 10 दिन के अंदर यहाँ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो ही जाता है। इसका कारण क्या है ये तो कोई नहीं जानता, पर मैं अभी भी बस के इंतज़ार में था। मेरे साथ मेरी बुआ का लड़का सचिन भी था। सचिन को डर जैसी चीज़ का कोई एहसास नहीं होता था, वो एकदम चिल बंदा था। ऐसे में सचिन ने मुझे हिम्मत देते बोला, अरे भाई ठंड की रात है और बस के आने में थोड़ा टाइम है, ऐसे में हमें एक सिगरेट पीनी चाहिए। दोस्तों, उसकी बात सुनकर मुझे भी कहीं ना कहीं उसकी भी बात ठीक लगी। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि इस बस स्टैंड के दूर दूर तक हमें कोई भी दुकान दिखाई नहीं दे रही थी। हम दोनों हैरान हदास होकर सड़क से थोड़ा आगे चलने लगे। हम इस उम्मीद में थे कि थोड़ा आगे जाने के बाद हमें कोई ना कोई दुकान दिखाई दे ही जाएगी। हम पूरी उम्मीद के साथ सड़क से आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे एक आदमी दिखाई दिया। पहली बार इस सड़क के ऊपर मैंने किसी आदमी को भटकते हुए देखा था, पर जैसे ही मैंने उस शख्स को भटकते हुए देखा तो मैं उसे आवाज़ देने लगा, लेकिन मेरी आवाज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो आदमी मेरी आवाज़ को इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ता ही जा रहा था। जब उसने मुझे इग्नोर करना शुरू किया तो फिर मैंने भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं भी सचिन के साथ साथ किसी दुकान की तलाश में जुट गया। हम बस स्टैंड से लगभग 600 से 700 मीटर दूर आ गए थे, लेकिन हमें अभी भी कोई दुकान दिखाई नहीं दी थी। ऊपर से अभी अभी जो आदमी हमें दिखा था मानो उसे भी अंधेरे ने निकल लिया था। आखिर में थक हार कर मैं और मेरा बुआ का लड़का सचिन वापस से सड़क के ऊपर ही बैठ गए। एक तो हमने पहले से काफ़ी लंबा सफ़र तय किया हुआ था और ऊपर से पैदल चलने की वजह से अब और भी ज़्यादा थकावट महसूस होने लगी थी। तभी सचिन ने बोला, अरे भाई वो देख, मुझे वहाँ कोई लाइट नज़र आ रही है। उसने जैसे लाइट की तरफ इशारा किया तो मैंने देखा कि वहाँ से थोड़ी दूर आगे एक एलईडी बल्ब की रोशनी नज़र आ रही थी और उस रोशनी को देखते ही मुझे समझ में आ गया कि हो ना हो ये कोई दुकान ही होगी। ऐसे में मैंने सचिन से बोला, भाई एक काम कर दो, वहाँ जाकर सिगरेट लेकर आ, मैं तब तक यहीं पर बैठ कर तेरा इंतज़ार करता हूँ। इतना बोलकर मैंने अपना फ़ोन निकाल लिया और फ़ोन को देखने लगा। उधर सचिन पैदल कदम पटकते हुए जल्दी से उस दुकान की तरफ बढ़ता जा रहा था। लगभग 10 से 15 मिनट बीत गए, लेकिन सचिन अभी तक वापस नहीं लौटा था। अब मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। एक तो ये घनघोर अंधेरा और ऊपर से आसमान में छाए काले बादल हल्की हल्की चांद की रोशनी को अपने अंदर समेट चुके थे। आसमान में काले बादलों के पीछे चांद छिप गया था। ऊपर से उस सड़क के दोनों तरफ भयानक लंबे लंबे पेड़ थे जो उस नज़ारे को और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने की ओर से एक बस बहुत ही तेज़ रफ्तार से आ रही थी और उस बस की रफ्तार को देखकर मैं तुरंत ही सड़क से हट गया। लेकिन वो बस शायद ओवर स्पीड में थी। ऐसे में उसको कंट्रोल कर पाना शायद ड्राइवर की बस से बाहर था। देखते ही देखते वो बस सीधा जाकर एक पुलिया से टकरा गई। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज गई। वो पुलिया वहाँ से लगभग 400 से 500 मीटर दूर थी, लेकिन आवाज़ से मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकता था कि बस का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है। एक तरफ सचिन अभी तक नहीं लौटा था और दूसरी तरफ मुझे उस बस की वो भयानक आवाज़ सुनकर अजीब सा लग रहा था। पहले मैंने सोचा कि मुझे सचिन की तरफ जाना चाहिए, आखिर देखूँ तो सही कि वो किस जगह पर अटका हुआ है। फिर जब मैंने आगे की तरफ चलना शुरू किया तो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई दर्द से करा रहा है और इस आवाज़ को सुनकर मेरा दिल अंदर तक दहल गया। मैंने इधर उधर देखने की भी कोशिश की, लेकिन मैं सिर्फ आवाज़ ही सुन सकता था। इस बात का अंदाज़ा लगा पाना बड़ा ही मुश्किल था कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। थोड़ी देर तक तो ये आवाज़ मुझे सुनाई दी, लेकिन उसके बाद इस आवाज़ का आना एकदम से बंद हो गया। दोस्तों, तभी मुझे बीच सड़क के ऊपर कोई नीचे गिरा हुआ दिखा। जैसे मैं उसके और पास पहुंचा तो मैंने देखा कि ये सचिन ही था। सचिन के शरीर पर कहीं खरोंच तक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसका इस तरह सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाना बहुत ही अजीब बात थी। फिर मैंने सचिन को हिलाया और उसे होश में लाने की भी कोशिश की।
काफ़ी देर तक मशक्कत करने के बाद सचिन होश में आ गया और जैसे सचिन होश में आया तो वो एकदम से उठकर बैठ गया। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसने कोई भयानक दृश्य देख लिया हो। वो बहुत ही बुरी तरीके से डरा हुआ था। सचिन के माथे से पसीना टपक रहा था। तभी मैंने सचिन को बोला, अरे भाई क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है? मेरी बात सुनकर वो बार बार अपने हाथ से इशारा कर रहा था कि मैं अपने पीछे की तरफ देखूं। फिर जैसे मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सचिन अभी भी उसी तरह से डरा हुआ था। उसको इस भयानक मंजर में देखकर मुझे घुटन सी महसूस होने लगी थी। तभी मैंने सचिन को कंधे से पकड़ा और उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगा। सचिन को अब चल पाने में भी थोड़ी दिक्कत होने लगी थी। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद धीरे धीरे वो वापस से नॉर्मल होने लगा। फिर मैंने सचिन को बोला, अरे भाई तुझे हुआ क्या, ये तो बता। इस बार सचिन ने बोला, यार जैसे मैं उस एलईडी बल्ब की तरफ बढ़ता जा रहा था ना, तो वैसे ही मुझे सामने की ओर एक आदमी दिखा। ये बिल्कुल उसी आदमी की तरह दिखने वाला आदमी था जो हमने थोड़ी देर पहले उस सड़क के बगल में भटकते हुए देखा था। मैंने उस आदमी को 3 बार आवाज़ भी लगाई। तीसरी बार आवाज़ लगाते ही वो एकदम से पीछे पलट गया और वो मेरी ओर बढ़ने लगा। पर जैसे जैसे वो मेरी ओर बढ़ रहा था ना, तो मेरे मन में एक उम्मीद बढ़ रही थी कि शायद ये आदमी मुझे आसपास की किसी दुकान के बारे में बता देगा। लेकिन जैसे वो मेरे एकदम पास पहुंचा तो उसके बाद मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि मेरे सामने कोई इंसान नहीं था बल्कि एक हैवान था जिसके लंबे लंबे दांत थे। उसके बाद मैं डर के मारे बेहोशी की हालत में चला गया। अभी कुछ देर पहले ही वो शख्स नज़र आया था मुझे। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी तुम्हारे पीछे खड़ा है और तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। दोस्तों, ये बात सुनकर एक बार के लिए मेरे भी पसीने छूट गए, लेकिन दूसरे पल मुझे लगा कि घनघोर अंधेरे की वजह से हो सकता है कि सचिन को ऐसा एहसास हुआ हो कि उसने सच में कोई भूत देखा है। फिर मैंने सचिन को बताया कि अभी अभी यहाँ से एक बस बहुत ही रफ्तार में गुजरी थी, तो उसने बताया कि उसने ऐसी किसी भी बस को नहीं देखा। मैं ये बात सुनकर और भी हैरान हो गया, क्योंकि वो बस बहुत ही रफ्तार से इसी सड़क से आई थी और सचिन भी इसी सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ था। तो फिर सचिन को टक्कर क्यों नहीं लगी? अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी सचिन ने बोला, भाई तुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत सारे लोग एक साथ रो रहे हो? उसकी बात सुनकर मैं ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि बच्चे और बड़े लोगों की एक साथ चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आ रही हैं। अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि हो ना हो ये उसी बस के टकराने की वजह से हो रहा है। इसीलिए मैंने अपने दोस्त को जल्दी जल्दी उस पुलिया की तरफ बढ़ने को बोला। हम तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ते चले गए। फिर हम जैसे उस पुलिया के पास पहुँचे तो हमने देखा कि वो बस बहुत भयंकर तरीके से पुलिया की दीवार के अंदर घुस गई थी। उस बस के आगे का हिस्सा एकदम कचूमर बन गया था। ये हादसा इतना ज़्यादा डरावना था कि मेरी आंखें उस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहाँ से रोने और चिल्लाने की आवाज़ इस कदर मेरे दिल पर हावी हो चुकी थी कि अब उस बस की तरफ बढ़ पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने लगा। मैं लोगों को बचाने के बजाय उनसे बचने के लिए पीछे जाने लगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस एक्सीडेंट हुई बस के पास जा सकूं। ऐसे में मैंने वहां से भागने का फैसला किया और ऊपर से यहाँ कभी भी आसपास की पुलिस पहुंच सकती थी और बस की सवारी समझकर मुझे भी चपेट में ले लेती। ऐसे में मैंने वहां से तुरंत ही भागने का निश्चय किया और थोड़ी देर के बाद मैं अपनी बुआ के लड़के सचिन के साथ उस इलाके से निकल गया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिस मुसीबत से मैं पीछा छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे अपनी चपेट में लेती जा रही है। दरअसल मैं इस चीज़ का एहसास कर सकता था कि मेरे और सचिन के साथ साथ कोई और भी था जो भाग रहा था। हालांकि मुझे उसकी आवाज़ का एहसास हो रहा था, मेरे साथ साथ सचिन को भी यही लग रहा था कि हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई तीसरा शख्स भी मौजूद है। लेकिन हम दोनों उस तीसरे शख्स को देख पाने में नाकाम थे। डर के मारे हम दोनों ही पसीने से तरबतर हो चुके थे, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम दोनों करें तो करें क्या। फिर अचानक ही हमसे कुछ टकराने लगा और जैसे हमने उस पर गौर किया तो हमने पाया कि हमारे पैरों के बीच में बहुत सारे संतरे एक साथ इधर उधर टकराते जा रहे थे। फिर इसी बीच मेरा एक पाँव एक संतरे के ऊपर पड़ गया तो मैंने देखा कि उसके अंदर से फ्रूट निकलने के बजाय काला काला खून बह रहा था और ये चीज़ इस चीज़ का दावा कर रही थी कि हम दोनों किसी काली शक्ति के साए में हैं और हमारे ऊपर कभी भी भयानक अटैक हो सकता है। यही बात मैंने अपने भाई सचिन को बताई तो वो भी यही देखकर बुरी तरह से डर गया। अब हम दोनों के अंदर हिम्मत नहीं थी कि उस भयानक माहौल में और भी ज़्यादा सड़क के ऊपर भाग सकें। ऐसे में हमने घुटने टेकना ही बेहतर समझा। आखिर में थक हार कर
हम दोनों सड़क के किनारे घुटनों के बल बैठ गए और तभी किसी ने हमें पीछे से आवाज़ लगाते हुए बोला, तुम जैसे लोगों की वजह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, ये भयानक शब्द सुनने के बाद मैंने अपनी गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा तो उसके बाद तो मेरे पैरों तले मानो ज़मीन ही खिसक गई। इस बार मेरे सामने कुछ ऐसा दृश्य था जिसके बारे में मैं अपने बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता था। दरअसल मैंने देखा कि जैसे मेरे भाई सचिन ने बताया था, वो ठीक उसी तरह दिखने वाला भयानक हैवान था। मेरी हिम्मत इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि मैं उसके सामने एक शब्द तक नहीं बोल पा रहा था, पर किसी तरह से मैंने हिम्मत जुटाई और बोला, लेकिन हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जिस वजह से तुम ऐसा बोल रहे हो? हमारी बात सुनकर उसने बोला, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी बचाने का एक मौका दिया था, लेकिन तुम दोनों उसे गंवा चुके हो। जो बस अभी अभी उस पुलिया से टकराई थी, उस बस के लोगों की मदद करने के बजाय तुम लोगों ने वहाँ से भागना बेहतर समझा। इस पर मैंने उस भयानक से दिखने वाले शैतान को बोला, लेकिन उस वक्त हमारा वहाँ रुकना ठीक नहीं था, वरना हम अपनी जान भी गंवा सकते थे। हमें पहले इस चीज़ का एहसास हो गया था कि हम दोनों के आसपास कोई है। फिर इससे पहले कि मेरी बात ख़त्म हो पाती कि अचानक ही उसने सचिन का गला पकड़ा और उसे हवा में उड़ा दिया। उसने सचिन को कुछ इस तरह से जकड़ा हुआ था कि 2 पल में ही सचिन का सारा खून सूखने लगा और उसकी आंखें सफ़ेद होने लगी। फिर इसी बीच मैंने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे मैंने अपने भाई सचिन को बचाने का पूरा प्रयास किया तो वैसे ही मेरे गले में भी मुझे अजीब सी हलचल महसूस होने लगी और देखते ही देखते मैं अचानक ही हवा में उठने लगा। उस वक्त भगवान का भेजा हुआ कोई परिंदा ही हमारी जान बचा सकता था और शायद भगवान को हम दोनों की मौत मंजूर नहीं थी। फिर अचानक ही एक गाड़ी की हेडलाइट ने हम दोनों के साथ हो रहे उस भयानक हादसे को एकदम से टाल दिया। अभी अभी हम दोनों अपनी जान से खेलकर वापस नॉर्मल हालात में पहुंच गए, लेकिन अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर अब हमें इस गाड़ी वाले से मदद मिलेगी या फिर नहीं। हमने उस गाड़ी वाले के सामने हाथ भी दिखाकर उसे रोकने की भी कोशिश की और आखिर में भगवान का भेजा हुआ वो फरिश्ता सच में हमारे लिए एक फरिश्ता ही बना। उसने गाड़ी को हमारे बगल में ले जाकर रोक दिया और जल्दी से हमें अंदर बुलाने लगा। दोस्तों, उसका इशारा पाते ही हम दोनों भागते उस गाड़ी के अंदर बैठ गए और गाड़ी के अंदर बैठते ही मैंने उस आदमी को बोला, अरे भाई साहब, आपको नहीं पता, लेकिन आज आपने 2 जिंदगियों को नई ज़िंदगी दी है। हमारी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। फिर मैंने उस आदमी को बोला, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई, रात को तो इस सड़क पर कोई किसी को लिफ्ट ही नहीं देता, फिर आपने इतना खतरा क्यों उठाया? इस पर वो आदमी मुस्कुराते बोला, जो लोग इस तरह के हादसे से गुजर जाते हैं वह इस दर्द को समझ पाते हैं। मैंने भी इस तरह के हादसे को बर्दाश्त किया है। उसकी बात सुनकर हम दोनों बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते बोले, वैसे भाई साहब, आपका नाम क्या है? इस पर उसने बताया कि लोग उसे नवाब साहब के नाम से जानते हैं। उस आदमी की सब बातें सुनने के बाद हमने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और फिर उस आदमी ने बताया कि हमें यहाँ से ठीक 7 किलोमीटर आगे बरास गांव तक पहुँचना है। हमारी बात सुनकर उस आदमी ने पूछा, लेकिन उस गांव में आपका ऐसा कौन सा काम है जो इतनी रात को जाकर पूरा होगा? इस पर हमने उस आदमी को बताया कि वहाँ पर हमारे दूर के रिश्तेदार रहते हैं। हालांकि यहाँ से हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है, लेकिन आज की रात हम वहीं पर रुकेंगे और फिर सुबह होते ही ट्रेन से अपने पूरे सफ़र को अंजाम देंगे। बाद में मैंने नवाब साहब से उस आदमी के बारे में जानने की भी कोशिश की, लेकिन उसने हमें सिर्फ इतना बताया कि वो आदमी पहले यहाँ पर सब्जी और फल फ्रूट की रेहड़ी लगाया करता था। एक बस वाले की लापरवाही के चलते उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर उसके बाद से उसकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकती है। बेकसूर होने की वजह से वहाँ कई आत्माओं का वास है। दोस्तों, फिर इतना कहने के बाद नवाब साहब ने हमें अपने ठिकाने पर छोड़ दिया और फिर गाड़ी से उतरने को बोला। हम तुरंत ही गाड़ी से उतरे और नवाब साहब को धन्यवाद बोलकर वहाँ से निकल पड़े। फिर हमने देखा कि उस गांव की एक दुकान अभी भी खुली हुई थी। शायद वो चक्की वाले की दुकान थी। उस चक्की वाले से हमें पता चला कि देर रात लाइट आने की वजह से उसे नाइट में काम करना पड़ता है और बाद में उसने बताया कि जिस गाड़ी से अभी अभी आप उतरे हो वो नवाब साहब की गाड़ी है, लेकिन नवाब साहब को मरे आज काफ़ी वक्त हो गया है। इतना सुनने के बाद तो हमारे पूरे शरीर में और भी सनसनी मच गई, लेकिन बाद में उस आदमी ने बताया कि नवाब साहब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हर इंसान की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि एक बस हादसे में उनकी भी गाड़ी चपेट में आ गई थी और उनकी भी मौत हो गई। अब ये सुनकर मैं समझ गया कि ये सब माजरा एक बस से चला है। दोस्तों, उस दिन हमारी जान बचाने में नवाब साहब का बहुत ही बड़ा हाथ था, लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी भी इस तरह के हाईवे और सड़कों पर इतनी रात को भटकना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।